जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे हैं। तो आज है 10 फरवरी। तो दोस्तों आज के दिन 3 एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से। और आज इंटरेस्टिंगली एक आर्टिकल GS1 से मुझे लगा, GS2 से एक आर्टिकल लगा और GS3 से भी एक आर्टिकल लगा। तो GS1, GS2 और GS3 तीनों ही सिलेबस से जो पर्टिनेंट एडिटोरियल्स आए हैं उसकी हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं। मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं आप सब बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, जो आंसर्स लिख रहे हैं। आई रियली सल्यूट यू ऑल, आई सल्यूट योर एफर्ट। दोस्तों करते रहिए। देखिए मैंने कल भी ये बात कही थी, आज मैं फिर दोहराता हूं कि हमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको जैसे भी, आपको जो भी समझ आ रहा है, 60 शब्दों में 70 शब्दों में आपके पास खुली आजादी है कि आप उसमें लिखिए। आप लिखना शुरू करिए। आप सेंटेंस फॉर्मेशन का टेंशन मत लीजिए कि सेंटेंस फॉर्म नहीं हो पा रहा, कि ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, व्हाटएवर इट इज, आप लिखना शुरू करिए। हमारी कोशिश है कि कैसे बिकॉज अभी थोड़ी बैंडविड्थ ज्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको एक और एफिशिएंट वे में इंटीग्रेट कर सके टेलीग्राम ग्रुप के साथ, जहां पे आप जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आंसर्स लिखने में, आंसर इवैल्यूएट करवाने में, वो उस पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, डरना नहीं है। ठीक है, ये डे टू डे प्रैक्टिसेस आप 3 महीने के बाद देखना कि आपकी जो आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी है वो कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बेटर हो जाएगी। ठीक है, सो आप कमेंट करते रहिए, अपने आंसर्स लिखते रहिए, हम रिव्यू करेंगे। बेशक वो रिव्यू एक दिन के बाद आपको कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई मिले या 10 घंटे बाद मिले, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि वो रिव्यू करके आपको उसका कमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये डेली एक्सरसाइज है। लेट्स एंगेज इन दिस डेलिबरेटली। इसको डेलिबरेटली एंगेज करते हैं डे टू डे बेसिस में, और इसको हम एक पीयर टू पीयर रिव्यू भी बनाते हैं। देखिए किसी बच्चे के आंसर बहुत अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है कोई और बच्चे हों वो आंसर पढ़ रहे हो, उनको भी इसमें से पॉइंट्स मिल जाए, है ना। तो ये अब जैसे मैंने कल भी कहा था कि अब ये क्लासरूम में तो हम है नहीं कि आमने सामने बैठ के बातचीत कर सकें। अब ये वर्चुअल मीडियम के माध्यम से, अब हमारे सामने एक स्क्रीन है। ठीक है, तो स्क्रीन के सामने से मजा भी नहीं आता, कैसे बात भी नहीं हो पाती आप सबसे। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हमको लगेगा कि आप हमको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप हमारी बातें पढ़ रहे हैं, आप कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो उसको डे टू डे बेसिस में हम इंगेजिंग बनाएंगे। तो ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप ईमानदारी से डे टू डे बेसिस में कोई भी एक क्वेश्चन के ऊपर आप आंसर करिए। और ये आजादी आपको है कि आप 60 से 70 शब्दों में भी उसको आंसर कर सकते हैं, अगर आपको 250 शब्दों में आंसर करना मुश्किल लग रहा है। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा, आज की डिस्कशन। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, ये इंटरनेशनल रिलेशन से पर्टिनेंट है। अमिताभ मट्टू ने आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, पॉसिबिलिटीज डाउन अंडर। क्या बात हो रही है यहां पे? देखिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S. जयशंकर, तो वो पहली बारी एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अब क्योंकि पिछले 2 सालों से पैंडेमिक के कारण ऐसी बात नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी मीटिंग्स नहीं हो रही थी, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही थी। ठीक है, S. जयशंकर का पहला विजिट होगा डाउन अंडर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, है ना। जैसे इंडिया भी क्रिकेट के मैच खेलने जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको डाउन अंडर टूर्नामेंट कहा जाता है ना। तो इस करके यहां पे डाउन अंडर की बात करी गई है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप की बात करें तो दोस्तों अभी देखिए कुछ पिछले 2 सालों में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एंगेजमेंट बहुत बढ़ रहा है। अगर हम बात करें खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में, तो हम नहीं क्वाड की बात करते हैं। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया आ जाता है। और इंडो पैसिफिक में एक और अलायंस भी है बाय द नेम ऑफ ऑकस, जो एक मिलिट्री अलायंस है, डिफेंस अलायंस है, जिसमें इंडिया तो नहीं है लेकिन यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका यूके है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जापान के साथ एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट साइन हुआ था, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। तो अब ऑस्ट्रेलिया जो अपनी एंगेजमेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में और बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो लाइक इंडिया, हम कहते हैं ना लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्यों एक दूसरे को लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी कहते हैं? बिकॉज दोनों ही चाइना के राइस को कंटेन करना चाहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे और मुद्दे हैं जो भी हम बात करेंगे, जिसके ऊपर कन्वर्जेंसेज हैं, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं कि कैसे उन मुद्दों के ऊपर काम किया जा सकता है। तो इंडो पैसिफिक तो एक हो गया। उसके अलावा अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, नेट जीरो की बात करें, पैंडेमिक रिलेटेड चीजों की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, ये ऐसे और मुद्दे जो कन्वर्जेंस यहां पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखने को मिल रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पे समझने को यह है कि देखिए बातचीत तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी भी हम वो पोटेंशियल हार्नेस नहीं कर पाए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिश्ते में जो हम चाहते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं बात बोलूं, ट्रेड की बात करें, तो हमारा ट्रेड एज पर 2020 जो लेटेस्ट फिगर्स हैं तो लगभग $25 बिलियन के आसपास है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड है। अब इंडिया का विजन है ऑस्ट्रेलिया के साथ, अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बातें चल रही हैं कि कैसे आने वाले 15 साल में 2035 तक, 2035 तक जो ट्रेड है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो 100 बिलियन। तो 2035 तक जो एम्बिशन है कि कैसे $100 बिलियन का ट्रेड हो सके बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, तो दोस्तों 2009 तक, 2009 में क्या था, 2009 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी गई थी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया।
2020 में एक वर्चुअल मीटिंग हुई बिटवीन मोदी जी एंड स्कॉट मॉरिसन। तो ये वर्चुअल मीटिंग में यह तय किया गया कि कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक एलिवेशन दिया जाए और उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया जाए बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पहले 2009 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, अब 2020 में यानी कि 11 साल बाद कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, यानी कि और डीपर इंटीग्रेशन। नाउ दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ टू पर्टिकुलर इवेंट्स जो कि बहुत पेचीदा है समझने वाले। एक तो कि देखिए 2020 तक ये बात तो बहुत सामने थी कि भाई अमेरिका अपने आप को विड्रॉ करने वाला है अफगानिस्तान से, ठीक है। तो दोहा पीस टॉक्स चल रहे थे जहां पे तालिबान को भी बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। तो ये तो पता था कि सिविलियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान में नहीं आएगी, तालिबान ही आएगा। अब अमेरिका का जो इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया से और साउथ एशिया से थोड़ा विड्रॉ होकर इंडो पैसिफिक के टुवर्ड्स जा रहा था। तो पहली बात तो ये थी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया डीपर अलायंसेस तब बना रहे हैं जब अमेरिका ड्रिफ्ट अवे कर रहा है फ्रॉम सेंट्रल एशिया द साउथ एशियन रीजन। और दूसरी बात जो हमारा इंडो पैसिफिक वाला फैक्टर आ जाता है कि इंडो पैसिफिक में जो जियोपॉलिटिक्स बदल रहे हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही जी जिनपिंग की जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है ना, जो ये नेवल डोमिनेंस दिखाने की जो जी जिनपिंग की आदत है, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस बात से काफी खफा है। पैंडेमिक के चलते अगर हम बात करें, पैंडेमिक के चलते बहुत सारे मुद्दे रहे चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी। तो स्कॉट मॉरिसन ने खुला कहा कि हम चाइना को बॉयकॉट करना चाहते हैं। अनलाइक स्कॉट मॉरिसन प्रीडिसेसर, वो इतने हार्ड नहीं थे चाइना के टुवर्ड्स, लेकिन स्कॉट मॉरिसन देखा गया था कि स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही वाज वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप, ही इज आल्सो वेरी क्लोज टू नरेंद्र मोदी। तो अब ये एक इस तरह का अलायंस बना रहे थे कि कैसे इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली चाइना को बॉयकॉट किया जा सकता है। खास करके अगर हम पैंडेमिक की बात करें तो पैंडेमिक के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा फियर्सली अपोज किया था चाइनीज गुड्स को। अच्छा, उसके बाद देखिए बहुत समय से जो हमारी जो रिलेशनशिप रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित रहा है। या खाने पीने की बात करें, चिकन करी की बात करें, ऑस्ट्रेलियंस और इंडियंस दोनों ही बहुत शौकीन है खाने पीने के, ठीक है। अब देखिए आपको ये भी पता है कि बहुत सारे हमारे इंडियन भाई बहन हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ठीक है। वहां पे वो रेस्टोरेंट चलाते हैं, बहुत मल्टीपल उनके क्यूजीन्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट चेन्स हैं। तो खाने पीने से क्रिकेट के अलावा, और चलो एक और कॉमन चीज क्या है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में, कि दोनों ही ब्रिटेन की कॉलोनीज रह चुकी हैं पास्ट में। पर इसके अलावा और ऐसी क्या चीजें, क्रिकेट हो चलो अच्छी बात है, क्रिकेट के मैचेस हो चलो, क्रिकेट में एक अच्छा लगता है मुकाबला इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखने का। चलो चिकन करी भी खाओ, आप बिरयानी खाओ, आप हमारी डिशेस खाओ, हम आपकी डिशेस खाएं, वो सब भी ठीक है। लेकिन उसके अलावा और क्या है जिसको हम कह सकते हैं कि भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में? तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ बटर चिकन या क्रिकेट के मैचेस तक सीमित रहेगी, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। एरिया ऑफ कन्वर्जेंसेस की बात करें, देखिए अब यहां पे एरिया ऑफ कन्वर्जेंसेस यानी कि जो म्यूचुअल एरियाज हैं जहां पे दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अब ये पैंडेमिक के टाइम पे मौका था, सप्लाई चेन डिसरप्शंस की बात हो रही थी, और एक और बात हो रही थी कि भी चाइना से, क्योंकि चाइना में जो सप्लाई चेन फैसिलिटीज हैं बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। तो ये बात हो रही थी कि कैसे सप्लाई चेन फैसिलिटीज जो हैं चाइना से मूव अवे करके इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में आ सकती हैं, कि कैसे इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ सकती हैं, ठीक है। अब अमेरिका की ब्लेसिंग्स इंडिया के ऊपर भी है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी है, ठीक है। तो अमेरिका तो चाह रहा है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया भी अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, अपना नेवल डोमिनेंस और इंक्रीज कर सके, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को और स्केल अप कर सके बाय दिस ऑकस पैक्ट। चलो ये तो बात आ गई एक सप्लाई चेन इनिशिएटिव की, कैसे हम अपनी कंट्रीज में सप्लाई चेन फैसिलिटीज और बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, तो देखिए अब क्लाइमेट चेंज तो एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो बहुत ही कॉमन टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स में। तो क्लाइमेट चेंज की बात करें, नेट जीरो की बात करें, फाइट अगेंस्ट कोविड की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, टेररिज्म की बात करें, कैसे इस प्लैनेट को ज्यादा हैबिटेबल बनाया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, ये तमाम एरियाज हैं जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सरकारें कन्वर्ज कर सकती हैं और इकट्ठे काम कर सकती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया इस तरह की बातें, इस तरह की जो टॉपिक्स ऑफ कन्वर्जेंसेस हैं, इंडिया वो जर्मनी के साथ भी कर रहा है, फ्रांस के साथ भी कर रहा है। तो अब ये बायलैटरलिज्म है कि इंडिविजुअली हम हर एक देश के साथ कुछ ऐसे 5-6 इश्यूज हैं, साइबर टेररिज्म की बात, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, टेररिज्म की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, कि कैसे इन तमाम इश्यूज पे म्यूचुअली काम किया जा सकता है। अब ये जो बायलैटरल रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, क्या ये रातों रात ही बहुत अच्छा था? नहीं। अब अगर हम बात 1998 की करें तो जब इंडिया ने पोखरान 2 किया था तो ऑस्ट्रेलिया ने बॉयकॉट किया था इंडिया को। इंडिया के ऊपर तब डर था, इंडिया के ऊपर खतरा मंडरा रहा था कि भी इंडिया को भी यूएस जो है इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा सकता है कि इंडिया ने पोखरान जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। चलो एनी हाउ, तो 1998 से आज 2022 तक आए तो हमारे रिलेशंस बहुत इंप्रूव करे हैं, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें रीसेंट डेकेड की, पिछले जो गुजरे 10 सालों की पहले की बात करें, तो देखिए पिछले 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो इंडियंस को बहुत अटैक किया जाता था ऑस्ट्रेलिया में, रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। यहां तक कि जो एक बहुत पॉपुलर मैगजीन है इंडिया टुडे, वहां के फ्रंट पेज में फरवरी 2010 का जो एडिशन था इंडिया टुडे का, उसके फ्रंट पेज में ये हेडलाइन थी कि व्हाई ऑजीज हेट अस।
तो ऐसा अब बहुत ऐसे रीसेंट इंस्टेंसेस आ रहे थे कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें ना, एक और बहुत पेचीदा बात है कि दो देशों के बीच में ना जो संबंध बढ़ते हैं वहां पे बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है, सिनेमा का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो अगर हम बात करें जो मूवीज 2000 से लेकर 2010 के बीच में आई थी, तो बहुत सारी मूवीज थी जिनकी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी। तो ये सब चीजें होती हैं, जैसे जैसे मूवीज आती हैं, हम किसी जगह के बारे, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, किसी जमाने में जो रोमांटिक मूवीज 90s में आती थी वहां पे स्विट्जरलैंड का शूटिंग दिखाते थे। तो ये कंट्रीज के बारे लोगों को पता लगता है, लोग वहां पे जाना शुरू करते हैं, डायस्पोरा का वहां पे और प्रेजेंस बढ़ता है। हम पंजाब से बात करें तो बहुत सारे लोग पंजाब से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। अब इसके चलते डायस्पोरा के बढ़ते के कारण उसके बाद वहां पे हमने ये भी देखने को मिला कि कैसे रेशियली अब्यूज किया जा रहा था इंडियंस को, उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशंस एकदम से बहुत अच्छे हो गए, बट हाँ आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे कोई इशू नहीं है जहां पे हमारे डाइवर्जेंसेस हो। यानी कि आज के टाइम पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है, आज के टाइम पे कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, कोई रेशियल अटैक्स की न्यूज भी सुनने को नहीं मिलती है हमको कि हमारे इंडियंस को वहां पे रेशियली अब्यूज किया जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम क्रिकेट की बात करें, जो क्रिकेट में तो गर्मा गर्मी रहती है, ठीक है, तो वो तो चलो हम बात करें पहले की आज की, तो क्रिकेट में अगर कंपटीशन रहे, गर्मा गर्मी रहे, थोड़ा बहुत गाली गलोच रहे, वो और बात है। लेकिन इन जनरल पीपल टू पीपल रिलेशंस की बात करें बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वो काफी अच्छे हैं। Significance of diaspora, तो the fact of the matter is कि Indian born people has doubled in the last 10 years in Australia। और यहां तक कि जो पिछले 5 सालों की बात करें, India has remained the top source of skilled migration। Now the student traffic from India, अभी तो फिलहाल बिकॉज ऑफ कोविड-19 देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पंजाब में से, खास करके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो आइल्स का पेपर देके जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है स्टूडेंट्स की वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ने की, वहाँ पे जाके जॉब करने की। अब चलो पैंडेमिक के चलते अभी सबको हॉल्ट लगा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम पैंडेमिक से बाहर निकल रहे हैं तो वैसे वैसे ये जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है शुरू हो जाएगा। ठीक है नाउ, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर ज़्यादा अभी ना काम नहीं करा गया है, या कह सकते हैं कि काम करा भी गया लेकिन ज्यादा इतना उसका रिजल्ट या आउटकम इतना एफिशिएंटली हमने देखा नहीं है। वो है इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तो बातें चल रही हैं, पॉलिटिकल विल भी है, इंडिया की सरकार और ऑस्ट्रेलिया की सरकार दोनों चाहते हैं कि भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, लेकिन हो नहीं पा रहा, बातचीत चल रही है। तो अभी इंडिया और यूके का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, उसी तरह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। अब टारगेट यह है कि जो अभी 20-25 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, कैसे ये 20-25 बिलियन डॉलर का ट्रेड आगे जाके आने वाले 15 सालों में 100 बिलियन डॉलर का हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ही जो ये जो पॉलिसी है वुल्फ फॉर डिप्लोमेसी की बात करें, हम जी जिनपिंग ये जो अपना मस्कुलर डिप्लोमेसी की बात करें, नेवल डोमिनेंस की बात करें, तो इंडो पैसिफिक में खास करके इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ही बहुत खफा हैं, बहुत परेशान हैं जी जिनपिंग की ये मस्कुलर पॉलिसी से। उसके बाद बात करें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, देखिए जापान भी बहुत ज्यादा कन्वर्जेंसेस दिखा रहा है इंडिया के साथ एज फार एज सिक्योरिंग द इंडो पैसिफिक इज कंसर्न। बट बहरहाल इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जापान ने पिछले साल एक एग्रीमेंट साइन किया था विच इज बाय द नेम ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो पर्पस क्या था? पर्पस था कि देखिए सारी जो सप्लाई चेन फैसिलिटीज हैं चाइना में हैं, तो यहां पे दो बातें समझनी जरूरी है कि पहली बात कि सप्लाई चेन फैसिलिटीज इन तीनों देशों में कैसे बढ़ सकती हैं, और दूसरी बात कि कैसे जो डिपेंडेंसी है तीनों देशों की, देखिए चाइना को आप गालियां जितनी मर्जी निकाली, लेकिन ये सारी कंट्रीज का बहुत लाखों करोड़ों रुपए में ट्रेड डेफिसिट चल रहा है चाइना के साथ, डिपेंडेंसी रहती है चाइना के ऊपर। जितना मर्जी आप पबजी को डिलीट कर दो, जितना मर्जी आप टिकटॉक को डिलीट कर दो। तो बात ये भी आई कि कैसे चाइना के ऊपर जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो कम की जा सकती है, इसको और बढ़ा के। और अब क्योंकि जयशंकर जी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि जो क्वाड का जो प्लेटफॉर्म है, क्वाड के प्लेटफॉर्म को कैसे और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कैसे उसमें और सब्सटेंस डाला जा सकता है, कैसे उसमें और प्रैग्मैटिज्म डाला जा सकता है। तो यह बात बहुत जरूरी है जिस बात का खास ख्याल मिस्टर एस जयशंकर को रखना होगा। तो यहां पे क्योंकि सप्लाई चेन इनिशिएटिव की बात थोड़ी चली थी तो बहुत ब्रीफली बता देता हूं। ये ट्रायलेटरल एग्रीमेंट है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में 27 अप्रैल 2021 को ये लॉन्च किया गया था। तो जो भी कमजोरियां हैं, जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें, खास करके इन तीनों देशों की बात करें, कैसे डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम हो सकती है, कैसे सप्लाई चेन फैसिलिटीज इंडिया में और स्केल अप हो सकती हैं, तो ये सब बातें करेगी थी। तीनों देशों ने ये डिसाइड किया कि हम आने वाले समय में कैसे अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और चाहे कोई भी गुड्स हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे मेडिकल गुड्स हो, मेडिकल सप्लाईज हो, कैसे अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर हम कम कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों एडिटोरियल। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है? तो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इंडो पैसिफिक में डिमांड करता है डीपर इंटीग्रेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि विच कैन गो बियॉन्ड चिकन करी एंड क्रिकेट। इवैल्यूएट,
इसका सेकंड पार्ट क्या है, ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि जो म्यूचुअल एरियाज हैं जहां पे दोनों को फायदा हो सकता है बिटवीन बोथ द नेशंस इन द टाइम्स टू कम। तो अगर जैसे कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप क्वेश्चन इंग्लिश में बताते समझ नहीं आता, तो इस करके मेरी कोशिश है कि क्वेश्चन को भी इंग्लिश में हिंदी में ब्रेक डाउन करके आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन का पर्पस क्या है, क्वेश्चन का इंटेंट क्या है। तो ये दो पार्ट्स हैं, किसी भी एक पार्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिखिए 60-70 वर्ड्स में, देखते हैं कि आपका क्या व्यू है दोनों क्वेश्चंस के ऊपर लेके। चलिए अगला आर्टिकल, नॉट सो यूनिफॉर्म। नाउ सी दिस होल हिजाब बिजनेस व्हिच इज हैपनिंग, ये जो हिजाब बैन की हम बात करें, कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो लगाया है, मैंने ये बात परसों भी कही थी कि भी सरकार का कोई काम नहीं होना चाहिए खास करके बच्चों की पढ़ाई में ये बताना कि भी आपको कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है, कि आपने पगड़ी पहननी है, आपने हिजाब पहननी है, कि आपने धोती पहननी है। देखिए हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करते हैं, तो ये हिजाब बैन के साथ तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे, सॉरी टू से दैट। अब जो क्लासरूम है, सरकारी स्कूल्स हैं, देखिए सरकारी स्कूलों में देखिए अब बहुत सारे बच्चे हैं सरकारी स्कूल्स में जाते हैं, खास करके जो डिसएडवांटेज हाउस होल्ड के होते हैं, अब हर किसी को प्राइवेट एजुकेशन नहीं मिल पाती है। अब इस तरह का डिक्टेट देना कि भी सरकारी स्कूल्स में, सरकारी कॉलेजेस में या सारे स्टेट के अक्रॉस सारे कॉलेजेस और सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्म फिक्स रहेगी, आप हिजाब नहीं पहनेंगे, आप पगड़ी नहीं पहनेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब सही नहीं है। स्कूल में बच्चा क्यों जाता है? पढ़ने के लिए जाता है, एजुकेशन सीख करने के लिए जाता है। अब स्कूल में बहुत जरूरी होता है, देखिए आप जो टीचर्स हैं, टीचर्स को भी बहुत अवेयर होना जरूरी है कि तरह तरह के बच्चे स्कूल में आते हैं। देखो टीचर, सरकारी टीचर को तो अपनी सैलरी मिल जाती है, लेकिन उसको इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, यानी कि पूर काफी गरीब घर से आते हैं, ठीक है। और क्योंकि सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना, वहां पे फीस वगैरह इतनी महंगी नहीं होती, तो बहुत ईजी रहता है, एक्सेसिबिलिटी रहती है। तो टीचर का काम है इनोवेटिव वेज को ढूंढ के बच्चों को मजेदार तरीके से लर्न करवाना, एफिशिएंटली उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना। अब यहां पे अगर टीचर या स्कूल अथॉरिटीज या स्टेट अथॉरिटीज कोई अपना पर्सनल बायस या कोई पॉलिटिकल बायस लेके आते हैं स्कूल में, बच्चों की एजुकेशन में, बच्चों के अंदर हेट स्पीच प्रमोट करते हैं, बच्चों के अंदर एनिमिटी प्रमोट करते हैं, तो वो एजुकेशन किस बात की रही? ठीक है, तो बच्चे वहां पे सीखने जाते हैं, लर्न करने जाते हैं, ये वहां पे मैटर नहीं। देखिए यूनिफॉर्म, आपकी जो यूनिफॉर्म है वो चलो आप पहनिए, जो आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है, लेकिन अब एक स्ट्रिक्ट कोड बनाना कि भाई वो बिल्कुल सिर से लेके पैर तक आप वही पहनेंगे जो आपको बताया गया है, तो इसका आउटकम स्कूल जाने से, लर्निंग आउटकम से क्या है? डज दिस हैज एनी रिलेशन विद द लर्निंग आउटकम्स? बात वो आती है। Now, narrow uniformity. Now, when the classroom becomes a space जहां पे students are disciplined into narrow uniformity, कि भाई आपको एक कोड दे दिया गया कि आपने यूनिफॉर्म पहन के आना है, तो देखिए वहां पे फिर लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, अरिथमेटिक डेवलपमेंट, मेंटल एबिलिटी, ये सब की ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। ये सब बॉडी और माइंड को रिस्ट्रेन करते हैं डेवलप होने के लिए। अब देखिए बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो देख के तो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उनके लिए बहुत जरूरी है कि सामने टीचर हो, टीचर उनको पढ़ा रहा है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन अगर वो देखेंगे कि स्कूल में या टीचर जो हैं वो बहुत पॉलिटिकल बायस कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आइडियोलॉजी हो, तो बच्चे आगे जाके क्या करेंगे? ये लर्निंग वाले आउटकम्स तो वहां पे अचीव नहीं हो पा रहे ना। या बच्चों की दूसरे से लड़ा रहे हैं कि देखो उस बच्चे ने, उस लड़की ने हिजाब पहना है, तुमने हिजाब नहीं पहना तो उसको जाके मारो, या उसको तुम बॉयकॉट करो, उसके साथ तुमने बैठ के लंच नहीं करना। तो ये सब बातें सही नहीं है, ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। When education becomes the handmaiden of hate, क्रिएटिविटी एंड जॉय जो कि एजुकेशन से आती है, लर्निंग से आती है, वो सब सत्यानाश हो जाती है। When teachers become the ठेकेदार्स of the political interest, then जो ऐसा माना जाता है, देखिए टीचर जो हैं, टीचर्स को एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल है। देखिए टीचर्स की बात करें कितने रिस्पेक्ट से टीचर्स को देखा जाता है। एक बच्चा स्कूल में इतना टाइम 7 या 8 घंटे स्कूल में स्पेंड करके आता है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो देखिए 8 घंटे तो वो टीचर के सामने है, तो टीचर की जिम्मेवारी के कैसे जब बच्चा बड़ा हो रहा है, क्या वैल्यूज बच्चे में जा रही है। चलो माँ बाप तो देती हैं वैल्यूज, लेकिन 8 घंटे 9 घंटे जो बच्चा स्कूल में स्पेंड कर रहा है, तो टीचर की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बनती है कि किस तरह से वो बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों में अच्छी वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिटी की, देखिए पेरेंट्स की जो ट्रस्ट होता है वो टीचर्स के ऊपर होता है कि भाई सुबह अगर 8 बजे बच्चा गया है, 2 बजे आएगा, तो ये 6-7 घंटों के बीच में टीचर जो वहां पे बच्चे का ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर टीचर्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को प्रमोट करने लग जाएं या ठेकेदार बन जाएं पॉलिटिकल पार्टीज का, तो ये क्या होगा? जो ट्रस्ट है कम्युनिटी का टीचर्स के ऊपर कि वो हमारे बच्चों को अच्छी लर्निंग एबिलिटीज इनकलकेट करेंगे, अच्छी वैल्यूज देंगे, अच्छा उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो उस सबसे तो कोई फायदा नहीं होने वाला ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने से। तो वो तो अपना जो राइट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रादर, जो कम्युनिटी उनको दी है, उसको फोरफेट कर रहे हैं। Now what is the way forward? तो बहुत जरूरी है आज, खास करके आज के जमाने में पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में पॉलिटिकल, देखिए आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करिए, एजुकेशन में मत लेके आइए, लर्निंग में मत लेके आइए। अपनी जो डे टू डे लाइफ है, जो देखिए लर्निंग एजुकेशन बहुत मजेदार चीज है, उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लेके आना, पॉलिटिकल बायस लेके आना, या कोई हिजाब बैन लेके आना, या कोई टर्बन बैन लेके आना, ये सब शोभा नहीं देता।
तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द टीचर्स कि वो इस बात की जिम्मेवारी को समझें, और खास करके जो बच्चे हैं जो गरीब घर से आ रहे हैं, जो डिसएडवांटेज हाउस होल्ड से आ रहे हैं, जो ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो या जो माइनॉरिटीज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको सुने, उनकी आवाजों को समझें। अब अगर एक स्कूल में मान लीजिए अगर कोई बच्चा है जो मुस्लिम घर से आया है, या कोई लेडी है जो मुस्लिम है, तो उसने हिजाब पहना और बच्चे उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दें, क्योंकि बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि भी जो लड़की हिजाब पहन के आ रही है, ठीक है, आप उसको बॉयकॉट करिए, आपने उसको बुलाना नहीं है, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म में अलाउड ही नहीं है पहनना। तो हम क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं? हम तो फिर कम्युनल वायलेंस तो स्कूल में ही शुरू कर देंगे फिर तो जब बच्चा 6-7 साल की उम्र में इस तरह की आइडियोलॉजीज लेके चलेगा, तो बड़े होकर तो फिर वो क्या बनेगा फिर वो, ठीक है। नाउ द टीचर्स नीड टू प्रोटेक्ट द क्लासरूम फ्रॉम ऑल ऑनस्लॉट्स। एजुकेशन को गार्ड करना बहुत जरूरी है, चाहे दुनिया जितनी मर्जी कहीं मर्जी किसी दिशा में जा रही हो, चाहे कहता हूं कि दुनिया कल को खत्म भी होने वाली हो, लेकिन एजुकेशन को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स को नहीं सिखाना चाहिए इस तरह की जो हेट स्पीचेस होती हैं, हेट आइडियोलॉजीज होती हैं, ना ही उनको किसी किस्म के वायलेंस या एंगर में ट्रेन करना चाहिए, ना ही उनको प्रोवोक करना चाहिए, ना ही ये चीजें प्रमोट करनी चाहिए। लर्निंग और टीचिंग में बहुत सारे इनोवेटिव तरीके इन्वॉल्व रहते हैं जो कि लर्निंग को बहुत मजेदार बनाते हैं। तो कोशिश टीचर्स की, स्कूल अथॉरिटीज की, एजुकेशन अथॉरिटीज की ये होनी चाहिए कि कैसे जो लर्निंग मेथड्स हैं उसको कितना इनोवेटिव बना के सोसाइटी को और इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, कंपैशनेट बनाया जा सकता है, कैसे करुणा की भावना समाज में और बढ़ सकती है, ना कि हेट स्पीच की या कम्युनल वायलेंस की। तो क्वेश्चन क्या बनता है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द हिजाब बैन, imposing compliances on uniforms can unnecessarily hinder the outcomes of learning and create fear in the minds of innocent youngsters। इसको कमेंट करिए 150 शब्दों में। अगर आप इसको कमेंट करना चाहते हैं तो इसको भी आप 60, 70, 80 शब्दों में कमेंट कर सकते हैं, जो दिल में आता आप लिखिए। अभी आप ये मत देखिए कि मैं क्या लिख रहा हूं, मेरा सेंटेंस कहां पे है कहां पे नहीं है, आप लिखिए तो सही। हमने अपना डर जो है उसको रिमूव करना है, डर से निकलना है कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि भी प्रीलिम्स में पहले क्रैक कर लूं, उसके बाद जुलाई अगस्त में जाके मैं आंसर लिखने शुरू करूंगा। लिखिए लिखिए यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में। चलिए लास्ट एडिटोरियल आज का, ये एडिटोरियल वरुण गांधी ने लिखा है, इट इज टाइम टू टेक अ रीलुक एट प्राइवेटाइजेशन। तो ये हिंदू में आया था आज। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन की बात करें, क्या हर एक चीज की समस्या का, हर एक समस्या का जो हल है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या उस चीज को प्राइवेटाइज करना है? अक्सर ये कहा जाता है कि प्राइवेटाइज कर दो, सरकारी सेक्टर बेकार है। 1991 के बाद तो ये इसकी जो आवाज है प्राइवेटाइजेशन की वो और बढ़ गई है। चलो करो प्राइवेटाइज, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हर एक चीज स्टेट के, देखिए गवर्नमेंट शुडंट हैव द बिजनेस टू बी इंटरफेयरिंग इन एवरीबॉडीज बिजनेस। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फैसिलिटेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करे। हमको एफडीआई चाहिए, हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमको जॉब क्रिएशन चाहिए। हर एक चीज सरकार नहीं कर सकती है, फाइन, अंडरस्टूड, प्राइवेट सेक्टर के योगदान की बहुत जरूरत है। बट क्या प्राइवेट सेक्टर हर एक चीज का सोल्यूशन है? क्या प्राइवेटाइजेशन हर एक चीज का सोल्यूशन है? क्या सच में प्राइवेट सेक्टर ये इंश्योर कर सकता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करेगी? यहां पे ये बात डिस्कस करी गई है। तो कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को आप प्राइवेटाइज कर दो या उसको डिसइन्वेस्ट कर दो तो उस पब्लिक सेक्टर यूनिट की बहुत ज्यादा अच्छी चर्निंग होगी, उसकी ग्रोथ होगी। दैट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर हम बीएसएनएल की बात करें, हिंदुस्तान जिंक की बात करें, तो डेफिनेटली यहां पे हम देखते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, खास करके जब से प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। वो और बात है कि आज के टाइम पे टेलीकॉम कंपनीज दे आर ब्लीडिंग, काफी लॉसेस में है, बट एक ग्रोथ हुआ टेलीकॉम सेक्टर में, हमने ग्रोथ देखा, ठीक है, आईटी सेक्टर में भी हमने ग्रोथ देखा, तो वो सब बिल्कुल सही है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इनको बनाने में टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है, और काफी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं प्रॉफिट मेकिंग होती हैं। अब ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कितने सारे इंप्लॉयज हैं जो काम करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोर देन 10 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो कितने लोगों को फिर बेरोजगार हो जाएंगे अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आप प्राइवेटाइज कर दोगे। इस मिसकंसेप्शन में या इस कंसेप्शन में कि भैया जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी होती है, सरकारी सेक्टर में जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर सरकारी सेक्टर में अच्छे क्यों नहीं हो सकते भैया? अब सरकारी सेक्टर में इतने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके आपको वहां पे एंट्री मिलती है, क्लरिकल एग्जाम से लेके अफसर वाले एग्जाम तक, तो वहां पे आप उस चीज को, और इतने टैलेंट की तो कमी नहीं है, तो क्या कमी आ रही है? बात पॉलिटिकल विल की आ जाती है। तो प्राइवेटाइज करना बुरी बात नहीं, पर हर एक चीज को प्राइवेटाइज करना और उसका सोल्यूशन देखना वो भी सही नहीं होगा। चलो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट में टारगेट क्या रखा गया था? 1.78 लाख करोड़ का, जो पिछले साल में कितना अचीव, 1.75 लाख करोड़ का कितना अचीव हुआ? 78,000 करोड़, यानी कि हम लगभग 1 लाख करोड़ अपने टारगेट से कम थे। तो अब ये बात यहां पे हम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम हर साल जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है उसको हम मीट नहीं कर पाते, मिस कर जाते हैं। तो यानी कि आने वाले समय में इस बात की श्योरिटी नहीं हो सकती है कि हर चीज को प्राइवेटाइज करने से पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होगी वो टर्न अराउंड हो जाएगी, हमको बहुत प्रॉफिट मिलेगा या बहुत रेवेन्यू मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं कर सकते हैं।
अब सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है प्राइवेटाइजेशन के? देखिए, अब देयर वर अबाउट 348 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन एग्जिस्टेंस इन 2018, और इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी, ये इन्वेस्टमेंट कहां से आई है? हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से आई है। ₹16.4 ट्रिलियन, यानी कि 17 लाख करोड़ के आसपास, 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट थी इन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में। और इन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में 10 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं। अब अगर आप प्राइवेटाइज कर दोगे इन सब पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को कि भाई आज से सब प्राइवेटाइज है, चलो कर दो, तो इन 10 लाख लोगों को क्या होगा? इनके परिवारों को क्या होगा? कितने सारे ले ऑफ्स हो जाएंगे? क्या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास वो कैपेसिटी होगी कि वो किसी कंपनी को अक्वायर करके, किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को अक्वायर करके इतने लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे? बेशक ये जो 10 लाख लोग हैं इनमें से बहुत टैलेंटेड भी हैं, इनका एक्सपीरियंस भी है, पर क्या इनको ऑब्जॉर्व किया जा सकेगा? ये बात एक सोचने वाली बात आ जाती है। और उसके बाद अगर ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एसेट्स अगर वो कुछ चंद लोगों के हाथ में हो, तो ये भी बहुत एक समस्या की बात हो जाती है। हमने ऑलरेडी देखा है कि जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, जो राइजिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया की बात करें, ठीक है, तो ओनली द 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज मोर देन 50% ऑफ द वेल्थ इन द कंट्री। तो अगर इतने सारे जो पब्लिक एसेट्स हैं, अगर वो हम सेल करते रहेंगे, प्राइवेटाइज करते रहेंगे, मैं अगेन प्राइवेटाइज करना बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ अंधाधुंध प्राइवेटाइज करना वो भी बात सही नहीं है। तो अगर सिलेक्टिव प्राइवेट हैंड्स में पब्लिक सेक्टर एसेट्स आते रहेंगे, जो हमारे पैसे से, आपके टैक्स पेयर्स के पैसे से बने हैं, तो उससे 70% से ज्यादा जो प्रॉफिट्स है कुछ चंद फर्म्स के पास ही रहेगा। इनफैक्ट इन इंडिया अबाउट 70% ऑफ ऑल द प्रॉफिट जनरेटेड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, they were not amongst every corporate entity, they were just between 20 corporate firms, that's it. Now what is the way forward? तो यहां पे एक सजेशन दिया गया है कि फॉर एग्जांपल चाइना की बात करें तो चाइना में देखिए, चाइना में तो जो ग्रोथ हुई है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट लेड ग्रोथ हुई है। तो चाइना में तो देखिए जितनी भी हमने ग्रोथ देखी है, तो वहां चलो चाइना को रेड कम्युनिस्ट भी कहा जाता है कि चाइनीज जो है वो रेड कम्युनिस्ट है, ठीक है। तो चाइना में तो बहुत अच्छी ग्रोथ हमने देखी है पिछले 20-25 सालों में, लेड बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, लेड बाय द चाइनीज सरकार। अब वहां पे क्या है, वहां पे चाइना में जो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं तो चाइना के गवर्नमेंट के कंट्रोल में, लेकिन एक होल्डिंग कंपनी है जो इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो इन पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो गवर्नेंस है, जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो लूप होल्स हैं, वो आइडेंटिफाई करके उन पे वर्क अपॉन करता है। तो वहां पे चाइना में उस एजेंसी का नाम है SASAC। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो फोकस करता है पॉलिसी मेकिंग पे, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, यानी कि जो सिंगापुर की सरकार की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो एक होल्डिंग फर्म बाय द नेम ऑफ टेमासेक उसके अंडर आ जाते हैं। तो ये जो टेमासेक है, ये क्या करता है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उनके ऊपर एम्फसाइज करता है कि कैसे उनको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ठीक है, कैसे उनमें बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर लेके आ जा सकते हैं, ये सब बातें, कैसे एम्प्लॉयज को और स्केल अप किया जा सकता है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और अच्छी की जा सकती है। तो ये सब बातें वो होल्डिंग कंपनी डिसाइड करती है। तो यहां पे सुझाव ये आया है कि परहैप्स वरुण गांधी ये कह रहे हैं दैट परहैप्स कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेटाइज ना भी करिए, लेकिन कोई होल्डिंग कंपनी बनाइए जो कि इंश्योर कर सकता है कि जो भी लूप होल्स हैं, जो भी कमी पेशी है पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में, कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कैसे एम्प्लॉयज को स्केल अप किया जा सकता है, कैसे ट्रेनिंग के थ्रू, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू एम्प्लॉयज को और ज्यादा वेल इक्विप किया जा सकता है। तो ये सब बातें यहां पे करी गई हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाई इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एफिशिएंट PSUs कंसिडर्ड टू ब्रिंग मोर एफिशिएंसी इन PSUs? ठीक है, तो जो एफिशिएंट PSUs हैं, अगर ये जो माना जाता है कि उनको प्राइवेटाइज कर दो, ऐसा क्यों माना जाता है कि वो ज्यादा एफिशिएंसी लेके आएंगे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में? ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस फेस्ड बाय द इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, डिस्पाइट दे हैव द बेस्ट टैलेंट इन द कंट्री? ये 250 शब्दों में इस क्वेश्चन के दो पार्ट बनते हैं, आपने 250 शब्दों में आंसर करना है। यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में मोर देन वेलकम है इसको कमेंट करने के लिए, किसी भी एक पार्ट को आप कमेंट कर सकते हैं। 60 वर्ड्स में, 70 वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप लैपटॉप पे कंफर्टेबल है टाइप करने के लिए, तो ज्यादा शब्दों में भी कर सकते हैं। रिव्यू हम करेंगे, वो रिव्यू आपको डे टू डे बेसिस पे मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों एडिटोरियल्स तो आज के लिए इतने ही थे। बाकी जाने से पहले या कुछ है जिसको आप देख सकते हैं, हमने कुछ कोर्सेज शुरू करे हैं, खास करके उन बच्चों के लिए जो 2023 में और इवन जो 2022 में भी मेंस लिखना चाहते हैं। तो अगर हम बात एसए की करें या हम बात करें आपके जीएस के कोर्स सिलेबस की, GS1, GS2, GS3, GS4, या अगर हम बात करें ऑप्शनल की, तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, तो दोस्तों ये कोर्सेज कॉम्प्रिहेंसिवली रन हो रहे हैं। अब अच्छी बात क्या है कि इन सब कोर्सेज में वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे, आपको वीडियो नोट्स भी मिलेंगे, सॉरी उस पर PDF भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसमें आपको साथ के साथ पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, चाहे वो एसए है, चाहे वो आपके जीएस के कोर्सेज हैं, चाहे वो आपके ऑप्शनल्स हैं, आपको उसमें पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी। और ये सारे के सारे कोर्सेज वैलिड रहेंगे। जो बच्चे 2023 में भी मेंस दे रहे हैं, तो 2023 के एंड तक, 2023 के एंड तक, जब तक आप मेंस नहीं लिख लेते तब तक ये कोर्सेज वैलिड रहेंगे। तो दोस्तों इनके बारे कुछ आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ के और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। ये वेबसाइट पे जाइए,
जाके इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, या फिर सीधी बात है इस नंबर पे कॉल करिए, नंबर पे कॉल करके आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी, तो आप इन कोर्सेज पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी हम मिलेंगे कल फिर और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।